Again, welcome to on my YouTube channel English with पुस्तकीम चौहान। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने यूनिट फ्रैक्शन को लेकर डिस्कस किया था। आइए जो टाइप्स बचे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला टाइप्स अपना है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला जो अपना टाइप है वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको मैंने कल बताया था कि ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और इसको कहूँ हिंदी के अंदर तो अंश, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हर। तो हिंदी में इनको बोलते हैं हर, और अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हर। तो ये मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन ऐसी होती है। और फिर कल हमने यूनिट फ्रैक्शन को सीखा था, और यूनिट फ्रैक्शन में हमने देखा था कि न्यूमरेटर है जो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? न्यूमरेटर आपके 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, और डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अगर आज के फ्रैक्शन की बात करें, प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए किससे? 1 से, और छोटा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर से 1 से न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ये इसका फॉर्मेट है। अगर मैं कहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2/3, आपके सामने मैं लिखा 2/3, मैंने ये लिखा, और इसमें अब इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं 2/3 होगा, 2/3 ये हुआ। अब देखो बताया जाता है कि अगर फाइनाइट नंबर के बाद कोऑर्डिनेट नंबर है, तो हम कोऑर्डिनेट नंबर को क्या करते हैं? प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। यानी अपनी क्या हो गई? फ्रेज हो गई है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि बताया गया है कि जो फाइनाइट नंबर है, अगर कोऑर्डिनेट नंबर के बाद आए, अगर 1 से अधिक हो, तो कोऑर्डिनेट नंबर को प्लूरल फॉर्म में लिख दो, ये बताया जाता है। अब क्यों करते हैं ऐसा, वो जान लीजिए। अगर मैं इस भिन्न को समझने की, इस फ्रैक्शन को समझने का प्रयास करूं, तो इसका मतलब हुआ 3 का दूसरा हिस्सा, यानी 3 का दूसरा, यानी 1 से अधिक। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर होता है वो कितने होते हैं? 1। और प्लूरल क्या होता है? प्लूरल आपके क्या होता है? मोर देन 1, 1 से ज़्यादा। तो यानी 1 से ज़्यादा के हिस्से की बात हो रही है। 3 का दूसरा यानी 2 हिस्से की बात हो रही है, यानी 1 से अधिक हिस्से की बात हो रही है। जब 1 से अधिक हिस्से की बात हो रही है, तो अपन क्या लिखेंगे? प्लूरल ही लिखेंगे। और जो आने वाली फॉर्म होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। यानी आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी अपने क्या होगी? प्लूरल होगी। तो देखो मैंने आपके सामने ये लिखा सेंटेंस, और किस प्रकार मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गई होगी क्या कारण है कि मैं फ्रैक्शन को लेकर आपको ये समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नियम लिखाना होता तो मैं आपको ये लिखा देता। यदि फाइनाइट नंबर आ जाए, फाइनाइट नंबर के बाद कोऑर्डिनेट नंबर आ जाए, अगर 1 हो तो उसको सिंगुलर रखो, 1 से अधिक होने पर प्लूरल रखो। लेकिन क्यों रखो, ये बात मैं आपको समझाने के लिए इस मेथड को काम में ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा 2/3 की बात हो गई, आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो गई? प्लूरल होगी। तो ये अपने कौन सी फ्रैक्शन हुई डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे कौन सी फ्रैक्शन हुई? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। और एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैं एवरी संडे वो आपके लिए वोकैबुलरी लेके आ रहा हूँ, और जिससे आप अपनी मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी पे कमांड कर सको। मैंने आपको यही कहा था कि कुछ बच्चों को जब पूछा जाता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, तो पहला उनका जवाब यही आता है कि सर हमारा वोकैबुलरी पोर्शन जो है वो वीक है। फिर बेटा मुझे दूसरी बात और क्या वीक है, तो वो कहेंगे सर हमारा सिंटेक्स वीक है। अब सिंटेक्स क्या होता है, ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर एनी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, इस नाम से मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, और उसके अंदर मैंने सिंटेक्स को डिटेल से समझाया है। अब मैं आपको बता दूँ सिंटेक्स के अंदर क्या क्या रखे जाते हैं। सिंटेक्स के अंदर आपके रखे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक आपके आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा आता है क्लोज टेस्ट।
और फिर उसके बाद आपके आता है PQRS पैरा जंबल वर्ड्स। ये ज़्यादातर बैंकिंग के अंदर टफ आता है, बाकी SSC के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, NDA में भी आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों को अगर पूछा जाए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है तो वो सीधा कहेंगे सर वोकेबलरी, फिर उसके बाद की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी मैं कहूँ एक वर्ड के अंदर तो सिंटेक्स पोर्शन और मॉर्फोलॉजी पोर्शन हमारा क्या है, कमज़ोर है, वीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपकी कमांड मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी पर होगी तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करने में कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। जब तक आपकी मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी पे अच्छी कमांड होगी तो दुनिया का कोई सा भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेशेज आ जाए फिर उसको आप आसानी से कर लोगे। इसके लिए मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी का होना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको दोनों साथ लेके चल रहा हूँ। संडे के अंदर हम वोकेबलरी को डिस्कस करते हैं और 6 डे अपन ग्रामर पोर्शन को डिस्कस करते हैं। ये बात तो अपने सिलेबस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके और वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करें। तो आपको मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी पर अच्छी कमांड करनी होगी। अब आइए अगले फ्रैक्शन से आपको मिलाता हूँ और वो आपके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप देख लो उसका भी फॉर्मेट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका फॉर्मेट क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मेट है कि आपका न्यूमरेटर जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर से भी बड़ा होना चाहिए। अगर मैं लिखूँ 4/3, अगर मैं लिखूँ 4/3, तो अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 ये हो गया। अब जब बात 1 से अधिक हो रही है तो 1 से अधिक हो रही है तो हमारा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। यही कारण है कि 1 से अगर अधिक आ जाए तो अपन क्या कर, 4/3 होगा, 4/3 नहीं 4/3 होगा। तो 1 से अधिक हो रहा है, जब 1 से अधिक हो रहा है तो हमारा कौन सा हुआ? प्लूरल हुआ। अपना कौन सा हुआ? प्लूरल हुआ। और हमें पता है प्लूरल को हम कैसे शो करते हैं? एस लगाकर। जनरल केस में जब हमें प्लूरल बनाना हो तो हम नाउन के साथ क्या लगा देते हैं? एस को लगा देते हैं। इस प्रकार अपन प्लूरल बनाते हैं। तो ये 1 से अधिक है, यही कारण है कि हम इनको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको ये नजर आए 4/3 तो ये आपका गलत होगा। सही क्या होगा? 4/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। समझाने का मतलब यही था कि आपको रटना नहीं है। 1 से अधिक की बात हो रही है, जब 1 से अधिक की बात हो रही है तो प्लूरल हुआ, तो इसको क्या लगा देंगे? प्लूरल कर देंगे। और जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी होगी वो क्या होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। अब आइए अगली फ्रैक्शन को जान लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को जान लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। देखो मिक्स फ्रैक्शन की मैं अगर बात करूं तो देखो इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर मिक्स फ्रैक्शन, देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपको इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मिश्रित भिन्न बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मिश्रित भिन्न बोला जाता है। तो मिश्रित भिन्न इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं लिखूँ 1 and 1 10, अब इसका अगर अपन करें तो 1/110 ये हुई, ठीक है। अगर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितने है? 10, और उसमें 1 एडिशन किया तो अपने भिन्न क्या होगी? 11/10 ये होगी। अब जाहिर सी बात है, जब 11 की बात हो रही है, 1 से अधिक की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 and 1। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 आ रहा है तो सिंगुलर आ गया। यहाँ पर आप देखिए एंड आ रहा है और एक 1 and 1। अगर मैं लिखूँ जैसे 2 आती है तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है। 2 and 2 10, ये अगर फ्रेज लिखूँ
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है कि भाई एक से अधिक आ रहे हैं तो प्लूरल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 1 and 1/10 दिया जाता है, तो यहाँ पर एक से अधिक की बात हो रही है। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि जब एक से अधिक हो तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, अपनी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी इनके साथ जो आने वाली प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी ये अपने मिक्स फ्रैक्शन हुई, इसको मिश्रित ध्वनि कहते हैं। और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हो, अगर मैं लिखूँ 1 and 1/10 ये भी लिखना सही है। अगर मैं लिखूँ 11/10 तो यहाँ पर एक से अधिक हो ही रहा है। जब एक से अधिक हो रहा है तो प्लूरल होगा और आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। अब बच्चों को रटा दिया जाता है कि एक से अधिक, क्यों आपने जाना, क्योंकि यहाँ एक से अधिक की बात हो रही है, इसलिए हम इसको क्या लगा देते हैं कि कोऑर्डिनल नंबर के साथ अपन एस लगा देते हैं और आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो अपने क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। और अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये क्वेश्चन हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको मिलते हैं SVA के अंदर। अब SVA की फुल फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी एक बात यहाँ पता चल रही है कि हमारा यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी स्टार्ट हो गया है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या करते हैं कि बच्चों को है ना रूल्स लिखाए जाते हैं कि आप 33 रूल रट लो, लर्न कर लो उनको। आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर, क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, रटना नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है। तो ये मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी आपको ये 33 रूल लिखाऊं, मैं ये नहीं चाहता। मैं आपको ये 33 के 33 नियम फाइन कर प्रूव कर बता सकूं कि यही कारण है कि हम इनके साथ सिंगुलर इसलिए लगाते हैं, यही कारण है कि इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये चीज़ मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें यूज लेते हुए बता रहा हूँ। अगर मुझे रटाना हो तो नियम लिखा सकता हूँ और आप रट सकते हो और लिख सकते हो, अपना काम कर सकते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जो टारगेट वो यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप को, मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग पावर को आपको क्या करना है, डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हो। तो कंपटीशन एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हो, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको मीनिंग नहीं पूछा जाता है, बट वहाँ पर आपको वोकैबुलरी के यूजेस पूछे जाते हैं कि आपका जो वर्ड है कौन से कॉनोटेशंस में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कौन सा कॉनोटेशन से। और ये चीज़ें हम कब सीखेंगे, जब हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी, हमें आदत पड़ जाएगी कि समझ कर ही पढ़ना है, तब हम ऐसी चीज़ें कर पाएंगे। अगर हम लोगों ने ये चीज़ अपने दिमाग में सेटअप कर लिए कि नहीं यार रूल रट लेंगे, रटकर अपना एग्जाम को क्वालिफाइड करना है, कैसे करके निकल जाएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। देखो चीज़ रटी हुई चीज़ें चंद दिनों के लिए रहती है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ समझ रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए लंबे समय तक रहेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो विद्यार्थी हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि वो मुझे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे वो मुझे आज सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें समझना है, चीज़ों को समझकर एग्ज़ाम में करना है। क्योंकि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम अप्लाइड ग्रामर पढ़ रहे हैं या मैं कहूँ फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन का मतलब कार्य के आधार पर हमें यूजेस जानने हैं, तो रटना नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ सवाल रिलेटेड हैं, इससे रिलेटेड वो सवाल हम कर लेते हैं। तो आइए उन सवालों को डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहले मैं एरर डिटेक्शन से रिलेटेड आपको करवाऊंगा, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिलअप भी करवा दूंगा इससे रिलेटेड, ताकि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब आएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं सेंटेंस लिखूं तो अपना फर्स्ट नंबर सेंटेंस ये हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सेंटेंस हो जाएगा मोर देन 1/3 of Delhi's population 1/3 कर देते हैं। Delhi's population with unhealthy hair
पहला सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा, मोर देन 1/3 ऑफ दिल्लीज पॉपुलेशन ब्रीथ्स अनहेल्थी हेयर। दूसरा अगर मैं लिखूँ कि 2/3 ऑफ mangoes was rotten। अगर मैं लिखूँ I have read 2/3 chapter of this book। अगर मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए, she is 1/3 owner of this land। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं और इन 4 सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें नाउन के अंदर, अगर नाउन से एरर डिटेक्शन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो इस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार इनको सोल्व करना है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पहला आया है, मोर देन 1/3 ऑफ दिल्लीज पॉपुलेशन ब्रीथ्स अनहेल्थी हेयर। अब फटाक से बताइए, कमेंट में फटाक से बताइए कि किस पार्ट में एरर है, कहाँ गलती आ रही है, जल्दी से फटाक से कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले। तो मोर देन 1/3, डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिट फ्रैक्शन को लेकर। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ 1 की बात हो रही है। जब 1 है तो क्या होगा कि एक की बात हो रही है तो सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लिखा है तो 1 आ गया तो हम इसको एस को हटा देंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। 1/3 अपना क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ एक की बात कर रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस, 2/3 ऑफ मैंगोस वॉज रोटन। अब मैं यहाँ बात करूँ तो एक से अधिक, यहाँ पर तो ये सही एक से अधिक, तो आने वाली जब ये प्लूरल फॉर्म है तो आने वाली भी क्या होगी, प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ वॉज दिया गया है, इसे हमें काटना होगा और इसे सही करना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर लिखना है, एकदम सही होगा। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक की बात की जा रही है। जब एक से अधिक की बात की जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन बोलते हैं, और प्लूरल नाउन है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब तीसरे सेंटेंस में आई हैव रीड 2/3 चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब देखो एक से अधिक की बात हो रही है तो एक से अधिक की बात हो रही है तो क्या कर देंगे, 2/3 हो जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक से अधिक है। जब एक से अधिक है तो अपन नाउन को प्लूरल बनाएंगे और प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। अब आ जाइए 4th सेंटेंस, सी इज़ 1/3 ऑनर ऑफ दिस लैंड। अब यहाँ पर हमने देखा 1 की बात हो रही है सिंगुलर, तो हमें एस लगाना क्या है, यहाँ गलत है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी इज ऑनर, सी इज 1/3 ओनर ऑफ दिस लैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार से मैंने आपके सामने मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए और किस प्रकार हमें सोल्व करने, ये लोगों को मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई। याद रहे कि एक की बात हो तो सिंगुलर, एक से अधिक की बात हो तो प्लूरल। अब आपको रटना नहीं है कि 1 आ जाए, अगर 1 आ जाएगा तो आप इसमें मात खा जाओगे। 1 and 1 10th, तो इसमें आप मात खा जाओगे अगर 1 रखोगे। आप अगर इस फ्रैक्शन को बनाएंगे तो क्या होगा, 1 1 1। अगर इसको इंग्लिश में मैथमेटिक्स में अगर लिखते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/110, तो 1 and 1 10th। तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, अपनी प्लूरल होगी। तो कहने का मतलब है रटना नहीं, आपको चीज़ों को समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जो संडे
का जो मैंने अनाउंसमेंट किया है वोकैबुलरी सेशन के लिए, मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे उससे नहीं जुड़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहते हो कि आप जल्दी से ही कामयाब हो जाए, तो आप चाहते हो कि आपका जल्दी से सिलेक्शन होए, तो जो आपको बताया जा रहा है उसको आप मेहनत से पढ़े, लगन से पढ़े, ताकि आप अपने घर वालों का, अपनी सोसाइटी का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको अब रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और लोगों को बताना है कि भाई हमें इंग्लिश विद मुस्तकीम चौहान जो यूट्यूब चैनल है वो बेहतरीन तरीके से कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, कैसे भी करके आपके लिए 5 से 6 घंटे प्रिपरेशन के लिए, जो आप मतलब 30 मिनट की क्लास के लिए जब मैं आपके लिए आता हूँ तो कम से कम मैं अपने 5 घंटे 6 घंटे स्पेंड करके आता हूँ, तब मैं आप लोगों के सामने 30 मिनट्स खड़ा होता हूँ। तो आप सोचिए आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। मैंने आप पहले ही कहा था, कदर कर लो, क्योंकि गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और जिससे आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। थैंक यू।